हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लगभग अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का जितना भी मटेरियल है वो लगभग कवर किया हुआ है, ठीक है। और आज उसी क्रम में हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र का करंट क्विज। ये आ गई है मार्केट में। और ये बेसिकली ऐसे मान सकते हैं कि ये आई दृष्टि का मतलब छोटा वर्जन है, या आई दृष्टि के जो क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर इस बुक में दे दिया गया है। तो उससे आसानी ये होगी कि हम उसे अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और बहुत एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी हमें याद हो जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो इसलिए इस बुक को कवर कर रहा हूँ। तो सेगमेंट वाइज आज पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उन्हें प्रश्नोत्तर रूप में देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसे देखेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया है कि 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब यहाँ पर देखना है कौन से कथन सही है, ठीक है। तो कूट दिया है केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? एक और दो, दोनों। अब नीचे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ा बहुत जो हमारे काम का होगा। तो 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य इन्होंने यात्रा की है यूएसए की, और इन्होंने वहाँ पर चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। और जो 2025 का क्वाड शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में, ठीक है। फिर साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को तथा उनगा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। तो ये आपने एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अमेरिका ने भारत के लगभग 297 प्राचीन पुरावशेषों को जिन्हें तस्करी कर बाहर ले जाया गया था वो भारत को सौंपे। संख्या याद रखना है, 297 प्राचीन पुरावशेष थे, ठीक है। बाकी ये सब काम का है नहीं, उतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अब ये अमेरिका कब हुआ था इससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक। करंट पढ़ रहे हैं, बेसिक नहीं। आगे देखते हैं। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का भागीदार देश कौन है? दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन है? केवल एक, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि भागीदार देश कौन है? भागीदार देश है इसमें जापान, ठीक है। ये आपने याद रखना है, भागीदार देश है इसमें जापान। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ, और कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। और इसका मुख्य विषय क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। थीम क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। भागीदार देशों की बात करें, जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा, भागीदार देश है जापान। और अगर फोकस देश की बात करें तो कौन है? वियतनाम और ईरान, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया, आप इसे जल्दी याद कर पाओगे। फिर अगला देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव बना था, ठीक है, इसकी जो उच्च स्तरीय समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये आपने याद रखना है, रामनाथ कोविंद थे इसके अध्यक्ष। फिर आगे बात करते हैं इसमें जो दिए स्टेटमेंट कि इन कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना, और दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराना, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? कि सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची हो। तो ये चारों जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, तो ये चारों सही हैं, ठीक है। अब थोड़ी इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को ये जो बना था ना एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में जो उच्च स्तरीय समिति थी, उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। और इसका क्या है कि देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, और दूसरे चरण में आम चुनाव, यानी इनके संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका दोनों का चुनाव करवाना है। सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची होगी। एक कार्यान्वयन समूह का गठन करना होगा। साथ ही त्रिशंकु सदन और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर नई सरकार का कार्यकाल पूर्ण अवधि का शेष होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सरकार अगर चुनी गई है और वो 2.5 साल में गिर गई, तो बाकी जो नई सरकार जो चुनी जाएगी वो सिर्फ 2.5 साल के लिए चुनी जाएगी, ताकि वो एक जो साइकिल है वो बनी रहे। समिति द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के तालमेल के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव हुआ, ठीक है। आर्टिकल 82A जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया, ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं किस लिए ये सारी चीज़ें समझ आ गई। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। बाकी यहाँ पर हमें ज़्यादा रिलेटेड स्टैटिक जीके नहीं देखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 मनाया गया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। तो हमें देखना क्या है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो इसमें सही कौन सा है, केवल एक, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा क्यों गलत है, इसकी शुरुआत इन्होंने गुजरात से की है, ठीक है, यहाँ पर नई दिल्ली दिया है जबकि इन्होंने गुजरात से की है। अब देखते हैं डिटेल। तो ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह था, 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य ये मनाया गया। इसका उद्देश्य है मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इस वर्ष यह माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम विषयों पर केंद्रित रहा, ठीक है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से इसका शुभारंभ किया है, जो वहाँ पर दिया था नई दिल्ली, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है इसका कि 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग था। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं। आगे डिटेल देखते हैं। तो 8वां भारत जल सप्ताह 2024 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। और किसके द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो भारत जल सप्ताह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हुआ। और मुख्य विषय इसका क्या है कि समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो ठीक है, इसकी थीम जरूर आपने याद रखनी है। उद्घाटन किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य यानी एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। यह नाबालिगों 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी और इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 स्टेटमेंट। नीचे क्या है कि कौन सा इसमें सही है, तो इसमें सही क्या है, इसमें चारों सही हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक तो ये 18 सितंबर 2024 को उसको मंजूरी मिल गई, यानी ये योजना शुरू हुई है और नाबालिगों के लिए है। जो इस साल का बजट था, ठीक है, पूर्ण बजट, उसमें ये घोषणा की गई थी और इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी यह योजना संचालित किससे होगी, ठीक है, ये आपने ये देख लेना है। जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना संचालित होगी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पफरडा, ठीक है, पफरडा के थ्रू ये योजना संचालित की जाएगी। ये आपने याद रखना है खाली एक्स्ट्रा में। आगे देखते हैं, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित है, तो कहां से कहां तक परिचालित है, अहमदाबाद और भुज के बीच ये परिचालित है पहली नमो भारत रैपिड रेल। तो आगे देख लेते हैं, 16 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच, ठीक है। इस वंदे भारत में ट्रेनों में शामिल है। तो इसमें क्या है कि कई रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को और हरी झंडी दिखाई है। तो ये इतने रूट तो नहीं पूछे जाएंगे, आपने पहली वाली का याद रखना है, ठीक है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की है। अगर आपने दृष्टि पढ़ ली होगी राष्ट्रीय परिदृश्य तो आप पकड़ पा रहे होंगे कि लगभग जो उसमें सेगमेंट दिया हुआ है तो वहाँ से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। तो इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दे दी गई है। इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि कितनी है, 2,000 करोड़ रुपए इसकी परिव्यय राशि रखी गई है। मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही हैं, तो इसमें तीनों कथन सही हैं, उपरोक्त सभी। देख लेते हैं, मिशन मौसम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति 11 सितंबर 2024 को, ठीक है, 11 सितंबर 2024 को स्वीकृति मिली। मिशन की अवधि 2 वर्ष
और परिव्यय राशि कितनी है, 2000 करोड़ रुपए से दिए गए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और भारत को हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना, ये इसका लक्ष्य है। अगला देखते हैं, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचों को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है और इस अवधि हेतु कुल परिव्यय राशि कितनी है, 12,461 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों कथन इसमें सही है। अब यहाँ देखते हैं इस मंजूरी के बारे में, जो बजटीय सहायता की योजना से संशोधन को मंजूरी मिली है। तो 11 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली। संशोधन हेतु प्रस्ताव किसने दिया था, ये विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव दिया था। ठीक है, क्रियान्वयन अवधि क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक। ठीक है, 2024-25 से 2031-32 तक इसकी क्रियान्वयन अवधि है और इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कि 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ऐसे मामले में डेट याद रखना है। ठीक है, 9 से 10 सितंबर में। इस यात्रा के दौरान 8 समझौता ज्ञापन समझौते यानी 8 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अब कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या सही है, इसमें से केवल एक सही है। दूसरा क्यों गलत है, आइए नीचे डिटेल देखते हैं। तो ये आए थे, ये कहाँ है, अबू धाबी यानी यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य ये भारत आए थे और क्राउन प्रिंस के तौर पर यह इनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। ठीक है, तो पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ये क्राउन प्रिंस के तौर पर इनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है और इन दोनों नेताओं ने माना है कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीपा की सफलता और हाल ही में लागू हुई द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों देशों के बीच आर्थिक वाणिज्यिक संबंध मजबूत होंगे। इससे हमें मतलब नहीं है। काम यह है कि 10 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित भारत यूएई बिजनेस फोरम में भी भाग लिया है किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो आपने ये याद रखना है एक और कि भारत यूएई बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुआ है भारत यूएई बिजनेस फोरम और इस यात्रा के दौरान 5 एमओयू पर साइन किए गए हैं। ठीक है, 5 एमओयूज हैं, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर कितने दिए हैं, 8 दिए हुए हैं, तो इसलिए ये गलत था। अगला देखते हैं, सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से पहला कथन गलत है और सही कौन सा है, दूसरा कथन सही है कि 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले यानी 10 लाख प्लस वाले में किसको मिला है, तो ये हम यहाँ पर अभी जो आगे है उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर डिटेल देखते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी हुआ है। कब जारी हुआ, 7 सितंबर 2024 को। और किसने जारी किया है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है और इस सर्वेक्षण में आईआईटी कानपुर की मदद ली गई है। तो ये आपने याद रखना है, आईआईटी कानपुर की इसमें मदद ली गई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। ठीक है, अब श्रेणी क्या है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 5 शहर और उनके स्कोर तथा रैंक। स्कोर से मतलब नहीं है, शीर्ष 5 रैंक वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा शहर जहाँ 10 लाख प्लस की बात हो रही है, 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में। तो नंबर 1 कौन है, सूरत। पहली रैंक किसकी है, सूरत। और वहाँ पर क्या दिया हुआ था, इंदौर दिया हुआ था। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत है। तो पहले पे है 10 लाख प्लस में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत, दूसरे पर है जबलपुर, तीसरे पर है आगरा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगरा किस नंबर पर है, तीसरे। लखनऊ है चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर है कानपुर। इसमें दिल्ली को 7वां नंबर मिला है, वाराणसी को 9वां नंबर मिला है तथा पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर इसमें थी श्रेणी 2। तो श्रेणी 2 क्या थी, 3 से 10 लाख तक की आबादी वाली। पहली थी 10 लाख प्लस और दूसरी थी 3 से 10 लाख के बीच वाली आबादी वाले 5 शहर। तो इसमें फिरोजाबाद ने टॉप किया है। ठीक है, नंबर 1 पर है फिरोजाबाद, नंबर 2 पर है अमरावती, नंबर 2 पर क्या है अमरावती और नंबर 3 पर है झांसी। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी 3 से 10 लाख वाले में पहले में फिरोजाबाद, दूसरे में अमरावती, तीसरे में झांसी।
अब श्रेणी 3 जो है, कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें है 3 लाख से कम आबादी, यानी 3 लाख से कम आबादी है जहाँ पर, वहाँ की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है, रायबरेली, नंबर 2 पर है नलगोंडा और नंबर 3 पर है नालागढ़। तो ये आपने याद रखने हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा स्थान है जो इनके शहर हैं। तो ये वाला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यूपी पीसीएस और आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये पहला है, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है, सितंबर 2024 में। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा, ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपने एक वर्ड याद रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया है। और बेसिक जाने तो ISA की स्थापना 2015 में हुई थी, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया प्लस फ्रांस का ये इनिशिएटिव है, COP21 पेरिस। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके जयपुर, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई। तो कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है ई गवर्नेंस पर 27वां, ठीक है। ये इस पर जो है क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो आपने याद रखना है। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या है, विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, ठीक है, ये आपने थीम याद रखनी है। अब किसके द्वारा हुआ है, तो काफ़ी लोग इसमें हैं तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, माइटी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है। 3 जन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तीसरा है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पर रहे, ठीक है, 3 से 5 सितंबर के बीच में। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, ठीक है, ये पहली थी, तो याद रखना ब्रुनई की। अब इसमें सही कौन सा है पूछ रहा है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। डिटेल देखें नीचे, तो 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य इन्होंने यात्रा की है। ब्रुनई दारुसलाम की बात करें तो 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य इन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना है। बाकी यहाँ पर एक ये था, जब डिटेल में कवर कर रहे थे तो यहाँ भी कवर किया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनई दारुसलाम में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया है। तो पूछ सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है, तो ब्रुनई दारुसलाम में। अब बात करें सिंगापुर में, तो ये 4 से 5 सितंबर के बीच सिंगापुर में रहे। यह इनकी 5वीं यात्रा थी। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति और वहीं सब जो बात होती है वहीं की होगी। नया क्या किया है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से भी मुलाकात की, ठीक है, करिए मुलाकात। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, ठीक है, तो ये याद रखना है इस पर। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वेस्ट बंगाल वहाँ बहुत ज़्यादा इस बार हाईलाइटेड रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान है। इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों की अवधि के भीतर सज़ा सुनाने का प्रावधान है। अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ये जो विधेयक की बात हो रही है ये 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना। विधेयक में प्रावधान क्या है कि बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो यह कोमा में चली जाती है, और चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों की अवधि के भीतर मृत्युदंड का प्रावधान है, ठीक है। ये आपने जो टाइम लिमिट है ये याद रखना है। पुलिस द्वारा 21 दिन में जांच पूरा करने का प्रावधान, वैध कारणों से 15 दिनों का विस्तार संभव,
अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान और प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है कि ठीक है, दिया है कि इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों की अवधि के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान है, जबकि यहाँ पर कितना है, 36 दिनों के भीतर। ठीक है, चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। डिजिटल कृषि मिशन की बात हो रही है, तो क्या पूछा गया है, इस मिशन के लिए जो परिव्यय राशि है वो 2817 करोड़ रुपए है। परिव्यय राशि में 1740 करोड़ रुपए का केंद्रांश यानी केंद्र का अंश शामिल है। ठीक है, इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है और इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 डीपीआई में एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। अब पूछा जा रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी सही नहीं है। क्यों नहीं है वो नीचे देखते हैं। डिजिटल कृषि मिशन मंजूरी कब मिली है, 2 सितंबर 2014 को मंजूरी मिल गई है और परिव्यय राशि कितनी है, 2817 करोड़ रुपए, जो कि पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, इस परिव्यय राशि में केंद्र का अंश कितना है, 1940 करोड़ रुपए है केंद्र का। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, टोटल राशि है 2817 करोड़। ठीक है, और इसमें केंद्र का कितना पैसा है, यहाँ पर दिया है 1740, जबकि केंद्र का पैसा कितना है, 1940। ठीक, ये आपने याद रखना है। आगे बात करें तो इस मिशन की परिकल्पना की गई है कि डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में। अब इसमें क्या शामिल है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। तो कुल मिला के जब डिजिटल कृषि की बात की जा रही है तो कृषि से रिलेटेड जो भी टेक इन्हेंस करना है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 डीपीआई, तो 3 डीपीआई कौन से हैं, एक तो एग्रीस्टैक, दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और तीसरा है मृदा प्रोफाइल मैपिंग। अगर आप ये देख पा रहे हो ना, कुछ देख पा रहे हो, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि दृष्टि में कितना ज़्यादा दे रखा है और यहाँ पर आपके कितने काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको काम का चीज़ें मिल रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हवा बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। तो संसद की लोक लेखा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो के सी वेणुगोपाल। ठीक है, के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। अब आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में इसका गठन हुआ किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला के द्वारा इसका गठन हुआ है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं के.सी. वेणुगोपाल इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 15 होते हैं यहाँ पर लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, यानी लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने हैं, 22। ठीक है, परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है। यह समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है और यह समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है। तो ये आपने 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। तो ठीक है, यहाँ और तीसरा जो सरकारी उपक्रम समिति हम पढ़ते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो बैजयंत पांडा। तो 3 जो इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं उनके अध्यक्ष बने हैं। जैसे लोक लेखा के कौन बन गए हैं, के.सी. वेणुगोपाल। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति है उसके बन गए हैं संजय जायसवाल और जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है इसके कौन बन गए हैं, बैजयंत पांडा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। इन 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो भारत में नए रामसर स्थल जुड़ने के बाद कितनी हो गई है टोटल, अभी रामसर स्थल कितने हैं, 85 जो हैं वो रामसर स्थल हैं। अब यहाँ पर दिया है कि 3 कौन नए जुड़े हैं, तो ये हम देख लेते हैं। 3 जो नए जुड़े हैं, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और मध्य प्रदेश का जो तवा जलाशय है वो रामसर साइट में ऐड हुआ है। तो ये हैं टोटल 3। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसके हैं, तमिलनाडु के हैं, 18 रामसर स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक हैं भारत में। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है यूपी। फिर आगे देखते हैं, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले
अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? केवल दो। ठीक है, केवल दो इसमें सही है। और पहला क्यों नहीं सही है उसको देखते हैं। तो ये है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में। 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या चेंज किया है, यहाँ पर लिख दिया है 25 अगस्त। तो कब मंजूरी मिली है? 24 अगस्त को मंजूरी मिली है यूपीएस की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सुनिश्चित पेंशन, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइंट वाइज रिवाइज हो जाएगा। तो 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्त से पूर्व अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। ठीक है, फिर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की बात करें तो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। महंगाई सूचकांक, तो सुनिश्चित पेंशन पर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर ये प्रदत्त होगी। ठीक है, महंगाई सूचकांक, तो ये जो सुनिश्चित यहाँ पर भी प्रदत्त होगी, यहाँ पर भी प्रदत्त होगी और यहाँ पर भी प्रदत्त होगी। अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में उद्घाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो अब स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने वाढमन बंदरगाह की आधारशिला रखी, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। ये स्टेटमेंट भी आप याद रखना है। ठीक है, अगर तीनों सही हुए तो 3 बार पढ़ने की जरूरत है नहीं। कौन सा सही नहीं है और क्यों नहीं है वो खाली डिटेल देखेंगे। फिर अगला है, वाढमन बंदरगाह पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रधानमंत्री ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और उन्होंने वेसल कम्युनिकेशन परियोजना का शुभारंभ किया। अब इसमें कौन सा सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाढमन बंदरगाह का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? पालघर महाराष्ट्र में 30 अगस्त 2024 को किया। और बंदरगाह कहाँ स्थित है? पालघर जिले के दहानू शहर में। कुल लागत कितनी है? लगभग 76,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। यह बंदरगाह होगा, यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा, जो पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का, जिनकी लागत है 1560 करोड़ रुपए। और साथ में प्रधानमंत्री ने किसका शुभारंभ किया है? नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? वेसल कम्युनिकेशन परियोजना, तो इसका नहीं, किसका उद्घाटन किया है? नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का, तो इसका शुभारंभ किया है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बायो E3 यानी E3 इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या विचार है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3, ठीक है, नीति मंजूर कर दी गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थोड़ा सा अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसने कब मंजूरी दी है? 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। और किस लिए दी है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है कि विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास यानी R&D तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन देने के लिए। इससे तीव्रता आएगी जैव विनिर्माण एवं बायो AI हब तथा बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में। ठीक है, तो ये टोटल रहा इसका लेखा जोखा। अगला क्वेश्चन है कि 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर रहे। यहाँ पर डेट याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो भी गलत होगा वो देखेंगे। विगत 25 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। वर्ष 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। पूछ रहा है ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? 1 और 3। तो गलत क्या है कि विगत 25 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है।
अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बाकी दो क्यों सही है ये तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य नरेंद्र मोदी पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर रहे हैं, और 1992 में जब भारत और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए उसके बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर देखेंगे तो भारत और पोलैंड के बीच वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पोलैंड के बीच कब हुए? 1954 में, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 25 वर्ष और यहाँ पर लिखा है विगत 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है, ठीक है। 45 वर्षों में, इससे पहले 1979 में कौन गया था? मोरारजी देसाई गए थे, ठीक है। 1979 में मोरारजी देसाई गए थे यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर यूक्रेन की यात्रा के बारे में। तो यूक्रेन की यात्रा में यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की है, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म, ठीक है, सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब सौंपे। तो कितने भीष्म क्यूब दिए हैं? 4 दिए हैं, ये आपने याद रखना है। और इन दोनों देशों के बीच जो MOU साइन हुए उन्हें देख लेते हैं। कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में समझौता, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता, और दोनों देशों के बीच 2024 और 2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, कब से कब तक? 2024 से 2028 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में किसने चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा हेतु 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल यानी NTF गठित किया है? तो किसने गठित किया है? उच्चतम न्यायालय ने गठित किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता KR जीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए इस कार्यबल का गठन किया है। तो क्यों किया है ये भी याद रखना है। यह कार्यबल चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों की जांच करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका गठन किया गया और इसमें 10 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें देखना है कौन सही है और कौन गलत, ठीक है। तो देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? केवल एक इसमें सही है। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 तो 20 अगस्त 2024 को हुई। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अब यहाँ पर भारतीय पक्ष की ओर से किसने भाग लिया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर किसने लिया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर थे, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य वे आए थे, और प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी, ठीक है। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी गए। इसके अलावा काम की चीज़ क्या है कि 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। और इसके अलावा क्या हुआ है? प्रमुख घोषणाएं, तो मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफ़ेद चावल का विशेष आवंटन किया गया है। एक तो किसको किया गया है? मलेशिया को। कितना? 2 लाख मीट्रिक टन। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान यानी UTAR मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। तो ये 3 फैक्ट आपने एकदम याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। दूसरा है हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 चरण में होगा। और तीसरा क्या है? मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो अभी UK PCS का अगर आपने पेपर देखा होगा तो वहाँ पूछा गया था कि लोकसभा का चुनाव अभी जो हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा बना दिया है, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीट है? 90 विधानसभा सीट हैं, ये आपने याद रखना है। SC के लिए यहाँ 17 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। मतदान यहाँ पर 1 चरण में होगा। मतदान 1 चरण में होगा।
तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ये बी सही है, केवल 2 और 3, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ है 3 चरणों में, ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर में मतदान 3 चरणों में हुआ है, हरियाणा में 1 चरण में हुआ है, और जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों में सीटें कितनी हैं? 90, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इंडिया रैंकिंग्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रैंकिंग है। इसमें समग्र श्रेणी में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। फिर इसमें यहाँ पर देखिए, इंडिया रैंकिंग 2024 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई है, ठीक है। नवा संस्करण था, कौन सा संस्करण था इसका? नवा संस्करण था। और यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग है। अगर समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष 5 संस्थान की बात करें तो नंबर 1 पर कौन आएगा? IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास नंबर 1 पर ओवरऑल कैटेगरी में। नंबर 2 पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक। नंबर 3 पर है IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। नंबर 4 पर है IIT दिल्ली, और नंबर 5 पर कौन है? IIT कानपुर, ठीक है। UP PCS और RO के हिसाब से देख लीजिएगा इसको। IIT कानपुर समग्र श्रेणी में 5वें नंबर पर था। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ये था कि समग्र श्रेणी में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि किसे मिला है? IIT मद्रास को, ठीक है। IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है समग्र श्रेणी में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? केवल 1 और 3। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान। तो विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc, ठीक है, IISc बेंगलोर को पहला स्थान मिला है, JNU को दूसरा स्थान मिला है, और जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा स्थान मिला है विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में। कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है हिंदू कॉलेज दिल्ली को। अनुसंधान की बात की जाए तो अनुसंधान की श्रेणी में टॉप कौन सा रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, जो कि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भी नंबर 1 पर रहा है। इंजीनियरिंग में बात करें तो IIT मद्रास। प्रबंधन श्रेणी में बात करें तो IIM अहमदाबाद गुजरात। फार्मेसी में बात करें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली। और मेडिकल श्रेणी में शीर्ष संस्थान की बात करें तो एम्स दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। बात करते हैं लॉ श्रेणी में, तो ये कैटेगरी वाइज इतना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर दिया है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। लॉ श्रेणी में शीर्ष संस्थान किसे है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। डेंटल श्रेणी में, ठीक है, डेंटल श्रेणी में शीर्ष संस्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु। आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग श्रेणी में शीर्ष संस्थान IIT रुड़की, आर्किटेक्चर में कौन है? IIT रुड़की। एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान IIT बॉम्बे, ठीक है, नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है IIT बॉम्बे को। ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू नई दिल्ली, ये ओपन यूनिवर्सिटी में। स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आ जाएंगी चीज़ें। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये किया गया है, ठीक है। मुख्य विषय था निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस पुस्तक मेले की थीम क्या थी? राष्ट्र निर्माण में पुस्तक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो कथन कौन सा सही है इसमें? पहला कथन सही है। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RO में अगर आपने देखा होगा तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके द्वारा हुआ है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स FIP के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन, ठीक है, ITPO द्वारा। ये आपने याद रखना है, इसमें 2 जन हैं, एक FIP का सहयोग हुआ है और इसमें ITPO, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये बेसिकली इसका आयोजन हुआ है। और इसकी जो थीम है वो है भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। ये भी आपने याद रखना है, इसकी थीम क्या है? भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव।
भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुयान विधेयक की बात कर रहा है, तो इसमें यह है कि 9 अगस्त 2024 को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। पूछा है इसमें से कौन सा कथन सही है, एक, दो, एक और दो दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है, केवल दो। तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को देखते हैं, तो ये कब पारित हुआ है, 9 अगस्त 2024 को पारित हुआ है। और कहाँ से, लोकसभा द्वारा। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ये राज्यसभा द्वारा पारित हुआ है 9 अगस्त 2024 को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। फिर आगे थोड़ा डिटेल देखते हैं। यह विधेयक स्थान लेगा विमान अधिनियम 1934 का। उद्देश्य क्या है, वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग पर चलने यानी टोटल विमान से रिलेटेड उनके विषयों का उपबंध करेगा। विधेयक के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के खिलाफ अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जाएगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार के समक्ष इसकी अपील की जा सकती है। फिर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रही। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा थी। तो उपरोक्त जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, दो, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों कथन सही हैं कि 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रहीं। कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा थी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते गई हैं और ये किसी भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। अब इसमें थोड़ी डिटेल देखते हैं। जैसे फिजी की यात्रा की बात करें तो 5 से 6 अगस्त 2024 के मध्य गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी का ये पहला दौरा था। इस दौरान इन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये आपने याद रखना है। फिर न्यूजीलैंड का दौरा इन्होंने कब किया है, 7 से 9 अगस्त 2024 के मध्य न्यूजीलैंड की यात्रा पर रही हैं। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने वहाँ एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। तो शिक्षा सम्मेलन का है वो संबोधन कहाँ किया है, न्यूजीलैंड में। फिर तिमोर लेस्ते की बात करें तो 10 अगस्त 2024 को ये तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहीं। यह भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा है, ठीक है। और यहाँ उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है, बैंकिंग में पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। भारत वियतनाम के बीच वर्ष 1982 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तो हमें देखना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से केवल एक और दो सही है। अब तीसरे कथन की हम जांच करते हैं। तो देखिए 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक तो आए थे, ठीक है। और 1 अगस्त 2024 को उनका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत हुआ। फिर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देने राजघाट भी चले गए। ये सब तो पूछा जाएगा नहीं। दोनों देशों ने साझेदारी को मजबूत करने हेतु 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों देशों के मध्य कितने 9 MOU साइन हुए हैं भारत और वियतनाम के बीच। और भारत और वियतनाम के मध्य वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। और यहाँ पर क्या दिया है 1982। तो कब 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत और वियतनाम के बीच। अगस्त 2024 को उद्घाटित डिजिटल शक्ति केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया है। तो कौन से कथन सही हैं, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर इतना पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक है। इन्होंने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। यह केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया है। तो इतना दोनों आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। आगे कोई डिटेल होगी तो वो देख लेते हैं, बस इसमें कोई डिटेल है नहीं तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 3 अगस्त 2024 को असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण शुरू हुआ। इस सेमीकंडक्टर इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट है, इस सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है और इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता प्रतिदिन 3.82 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स है। अब इसमें सही क्या है, तो इसमें यह है कि पहला कथन सही है
और गलत क्या है कि इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता प्रतिदिन 3.82 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स है। तो ये यहाँ पर गलत है और इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बाकी ये याद रखना है, असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और कहाँ किया जा रहा है, असम के जगी रोड में। ठीक है, असम के जगी रोड में इसका निर्माण किया जा रहा है 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैचिंग में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्टेटमेंट है, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। CH विजय शंकर को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाव किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें है 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3, यानी संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं और हरिभाव किशन राव बागड़े ये राजस्थान के नए राज्यपाल बन गए हैं। अब हमें देखना है महाराष्ट्र का नया राज्यपाल कौन बना है, तो यहाँ से हम पूरी लिस्ट देखेंगे। 28 जुलाई 2024 को इनकी नियुक्तियां हुई हैं, देख लेते हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना के बने हैं। ये मैचिंग में आता है इसलिए थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के बने हैं। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के बने हैं। रमेन डेका ये छत्तीसगढ़ के। CH विजय शंकर ये मेघालय के। CP राधाकृष्णन ये कहाँ के बने हैं, महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के बने हैं CP राधाकृष्णन और CH विजय शंकर मेघालय के बने हैं। गुलाब चंद्र कटारिया ये पंजाब, ठीक है, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी इसके साथ ये नियुक्त हुए हैं। फिर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के बने हैं और साथ ही मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों का भी प्रशासन संभाल सकता है। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति ने के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया। तो के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी 100 सूत्रम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मोहाली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 100 सूत्रम 2024। कहाँ हुआ है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में हुआ है और ये द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी है। यह कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक महान चिकित्सक सुश्रुत की जयंती 15 जुलाई के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। ये आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। ठीक है, तो ये है 100 सूत्रम, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है जिसका। अगला क्वेश्चन है, मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अब स्टेटमेंट क्या है कि 26 जुलाई 2024 को, यहाँ डेट देने का वैसे कोई मतलब नहीं, दे दिया है तो देख लेते हैं कि 26 जुलाई 2024 को मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की 44वीं संपत्ति है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है 44वीं, जबकि भारत में कितनी अभी है? 43वीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देखेंगे तो ये कहाँ स्थित है? मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली असम में स्थित है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गई है। और कहाँ घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व धरोहर समिति का, ठीक है, 46वां सत्र जो है कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कौन सी संपत्ति है? 43वें नंबर की संपत्ति है। तो इसमें जो विश्व धरोहर समिति में जो भारत के स्थल हैं वो टोटल कितने हैं? 43। ठीक है, आगे देखते हैं। मोइदम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में ताई अहोम द्वारा निर्मित एक शाही टीला दफन स्थल है जो पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। ये दफन टीले ताई अहोम द्वारा पवित्र माने जाते हैं और उनकी अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना है? तो किसे चुना है? भारत को चुना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद है क्या? सप्लाई चेन काउंसिल। ये हमने डिटेल में वहाँ देखा भी था दृष्टि में। तो 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारों द्वारा स्थापित 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से एक है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जुलाई 2024 में हुआ है। उपाध्यक्ष कौन चुना गया है? भारत। अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, बस आपने इतना ही याद रखना है इसमें, जिसमें भारत है, बाकी जापान और फिजी वाला छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी चौथे SDG भारत सूचकांक 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा संस्करण है? चौथा है। यह सूचकांक RBI द्वारा जारी किया गया, तो यहाँ से आप ऐसे ही काट सकते हैं। इसके अनुसार देश के लिए समग्र SDG स्कोर 2023-24 के लिए कितना है? 71 है। वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अब आगे स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है,
बाकी इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है बी। कौन सा सही है? बी। तो 2 और 3 आपने ऊपर देख ही लिया था कि ये जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया, जबकि ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, स्कैन करने में शायद थोड़ी दिक्कत आ गई है। ठीक है, हटा भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चौथा, एसडीजी भारत सूचकांक 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने लॉन्च किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। ठीक है, इसके अनुसार भारत का समग्र स्कोर 2018 में कितना था? 57 था, जबकि 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया है। तो ये आपने याद रखना है, 2023-24 में कितना हो गया है? 2023-24 में स्कोर हो गया है भारत का 71। स्कोर भी पूछ सकते हैं। राज्यों के लिए एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 57 से 79 हो गया है। राज्यों के लिए भारत का समग्र स्कोर 71 हो गया है, जबकि राज्यों के लिए 79 हो गया है। ठीक है, इसके अनुसार वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें यूपी ने अच्छा काम किया है, तो क्वेश्चन में आने की, मतलब पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल, ठीक है, स्कोर 79 को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड और केरल, इन दोनों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि अगर यूटीज़ में बात करें तो चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की श्रेणी में शामिल है, अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैटेगरी पूछ लें तो ये अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2024 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ भी नई दिल्ली में, लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने बी दिया है, जो कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में इन्होंने सही लिखा है। फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर डिटेल दी है बिम्स्टेक की। तो ये बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। ठीक है, सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में, और इसके वर्तमान महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। तो बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। और 7 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। फिर जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया? तो ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ये आपने याद रखना है, हाथरस हादसे की जाँच के लिए न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। तो ये 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग है, ये अभी आपने याद रखना है। जो इसमें कितने मेंबर हैं? 3 सदस्यीय है। ठीक है, ये जो हाथरस हादसे वाला आयोग है ये 3 सदस्यीय है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। ठीक है, ये एक पेज थोड़ा वो स्कैन में दिक्कत आ गई, तो यहाँ से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा कथन इसमें सही है? 1 3 2 3 1 2 और कोई नहीं। तो इसमें आपने ये तो पता है द ऑर्डर ऑफ सेंट्रू एंड द एपोस्टल, ये किसका है? ये रसिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो मिला है। यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रिया दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए केवल 1 और 3 ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य यात्रा हुई। रूस में 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा पर है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की भी सह अध्यक्षता की, जिस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 9 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर आगे क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट्रू एंड द एपोस्टल से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की यात्रा की। तो ये 9 से 10 जुलाई 2024 के मध्य ऑस्ट्रिया गए। यह लगभग 41 वर्षों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। इससे पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और 1983 में इंदिरा गांधी गई थी। ठीक है,
भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में शिलान्यास और लोकार्पण की गई विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 13 जुलाई 2024 को पीएम मोदी ने मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। तो आगे देखते हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 एवं 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। फिर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया। तो कौन सा सही है, इसमें चारों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि पीएम मोदी द्वारा मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 13 जुलाई 2024 को किया। लागत कितनी है टोटल, 29,400 करोड़। ठीक है, आधारशिला रखी गई जो परियोजना है उसमें है ठाणे बोरीवली ट्विन सुरंग परियोजना, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य, और नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ये कोई काम का है नहीं। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 के विस्तार को। बस ये याद रखना है प्लेटफॉर्म वगैरह। कौन सी योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया है। परिव्यय राशि है 5600 करोड़ रुपए और यह एक परिवर्तनकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसमें 18 से 30 वर्ष, ठीक है, 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल संवर्धन और उद्योग से अनुभव के आधार अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक, बाकी बात करें ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की, तो यह एक ट्विन ट्यूब सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी ठाणे बोरीवली सुरंग। अगला है 5 जुलाई 2024 को भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी वडोदरा और एयरबस के बीच एरोस्पेस शिक्षा अनुसंधान के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते में पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है वो देखते हैं। ऑप्शन ए, जीएसवी के 40 छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जीएसवी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जीएसवी में एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पद की स्थापना, या जीएसवी के कुलाधिपति के लिए एयरबस के प्रबंधक की नियुक्ति। तो क्या शामिल नहीं है, जीएसवी के कुलाधिपति के लिए एयरबस के प्रबंधक की नियुक्ति। और कुल मिला के एकदम वाहियात सा क्वेश्चन है, इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है जुलाई 2024 में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम खदान मुक्त घोषित किया गया है। ये आपने याद रखना है, झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है और इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की कि यह देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला प्रयास है। तो कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, झारखंड की अभ्रक खदानें बाल श्रम मुक्त घोषित हो गई हैं। ये आपने याद रखना है, झारखंड की अभ्रक खदानें हैं, ठीक है, जो कि बाल श्रम मुक्त घोषित हो गई हैं। किसने घोषित किया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। बस इसमें ही इतना ही याद रखना है आपने। क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की किन धाराओं को 5 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की है। तो कौन सी धाराएं हैं जो 5 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगी इस अधिनियम की, धारा 6 से 8, 48 और 59 भी। ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर याद भी करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये याद रह पाए, है ना। तो अगर छोड़ पाएँ तो छोड़ दीजिए, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बात करें दूरसंचार अधिनियम 2023 की, तो 4 जुलाई 2024 को इसे जारी करने की बात हुई। और कौन सी धाराएं, 6 से 8, 48 और 59 भी। और ये धाराएं 5 जुलाई 2024 से लागू होंगी। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, दूरसंचार सेवाओं व दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि का संशोधित व समेकित करना। यह अधिनियम किसे निरस्त करता है, तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 इन्हें निरस्त करता है। ये आपके लिए काम की चीज़ है, ठीक है। किन्हें निरस्त कर रहा है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को। बाकी 26 जून 2024 से पहले इस अधिनियम की लागू धाराएं, तो ये हमारे काम की है नहीं, जो काम का था वो हमने देख लिया। अगला देखते हैं, 1 जुलाई 2024 को किसकी अध्यक्षता में गठित जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट IFSCA
इफस्का को सौंपी है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? ध्रुव पुरकायस्थ। ठीक है, ध्रुव पुरकायस्थ की अध्यक्षता में इसने अपनी रिपोर्ट इफस्का को सौंपी है। इसमें देख लेते हैं, 1 जुलाई 2024 को जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने बदलाव से जुड़े वित्त पोषण के बारे में पहली रिपोर्ट इफस्का के अध्यक्ष हैं के राजा रमन, ठीक है, इन्हें सौंपी है। इस समिति का गठन 21 दिसंबर 2023 को इफस्का द्वारा किया गया था। समिति के अध्यक्ष कौन है? ध्रुव पुरकायस्थ, ये हमने देखा वहाँ पर। और इसमें नीतिगत थिंक टैंक, मानक निर्धारक, सलाहकार, उद्योग जगत और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब देखते हैं, स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 तो कब हुआ है? 29 जून 2024 को हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? नई दिल्ली स्थित CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान एवं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार एवं नीति आयोग के सहयोग से। काफ़ी लोग हैं तो बहुत कम चांस है कि पूछें किसके द्वारा हुआ है, या एक दे देंगे तो वो शायद गलत ही होगा। ठीक है, तो याद रखना आपने कि किसके द्वारा हुआ है। मुख्य विषय थीम की बात करें तो ए सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट टू वेल्थ, ये इसकी थीम है। अब स्टील स्लैग क्या है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि यह स्टील निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख ठोस अपशिष्ट है। प्रति टन स्टील उत्पादन में लगभग 200 से 300 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है। अप्रैल 2022 में हजीरा, सूरत, गुजरात में भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया था। तो ये हो गया आपका बेसिक पोर्शन। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2024 को किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित 2 जियो पोर्टल, ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, इन्होंने ही लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, जून 2024 में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोची में आयोजित किया गया है। पहला है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। IDF, ठीक है, IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ हुआ है? कोची, केरल में। और इसका मुख्य विषय है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग। ठीक है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, ये इसका मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन है, 24 से 28 जून 2024 के मध्य 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ISO का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लीमा में है। तो ये 2 स्टेटमेंट हुए। अब देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है कि 24 से 28 जून 2024 के मध्य 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। और ISO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन, UK में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहाँ है? लंदन में है। लंदन, UK में है ISO का मुख्यालय। आगे देखते हैं, 24 से 28 जून 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं बैठक का। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। मुख्य विषय था शुगर एंड बायो एनर्जी एमर्जिंग विस्तास। ठीक है, एमर्जिंग विस्तास। फिर इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई है। ISO परिषद ने भारत को वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष भी नामित किया है। तो ये आपने याद रखना है, ये ISO परिषद का भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, इस बार भारत अभी अध्यक्ष है 2024 के लिए, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में NTA के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी और सुचारू निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। तो पूछ सकते हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी किससे संबंधित है? तो NTA के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है, डॉक्टर के राधाकृष्णन जो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। और इन सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं ये इतना देख लेते हैं फिलहाल। रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली। BJ राव, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद। प्रोफेसर राम मूर्ति के, प्रोफेसर एमरिट सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास। पंकज बंसल, आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल। तो ये 6 लोग हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है, 21-22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं और दोनों देशों के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो अब देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है कि वो 21 से 22 जून के बीच में भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं, लेकिन दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं? 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 18 जून 2024 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है? तो कहाँ से जारी की है? वाराणसी से जारी की है। हालांकि ये क्वेश्चन किसी भी काम का नहीं है कि अब वो किस्त पूछे, ठीक है, नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ दो तो ही सही है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा? 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में किया गया और इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो दोनों एक बार फिर से देख लीजिए। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में हुआ है और इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि 10 जून 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन का निर्देश दिया गया है। यार ये क्वेश्चन यहाँ से ही छोड़ देते हैं। अब ये तो नहीं पूछेगा कि कौन किसान मंत्री बना, कौन क्या बना है, तो यहाँ पर फिलहाल छोड़ देता हूँ। अगर आपने देखना हो तो PDF से ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। अगला है जून 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मध्य सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वर्तमान में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने टेली मानस सेल कार्यरत हैं? ये आपने याद रखना है कि वर्तमान में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने टेली मानस सेल कार्यरत हैं। तो कितने कार्यरत हैं? 51 कार्यरत हैं वर्तमान में अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2024 को खान मंत्रालय ने कब तक देश में क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक और समन्वित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कब तक किया है? वर्ष 2025 तक, ठीक है। वर्ष 2025 तक भारत जो है वो टीबी को ख़त्म करना चाह रहा है। फिर आगे देखते हैं। मई 2024 में विदेश मंत्रालय, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और किस मंत्रालय के बीच देश में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देश में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से ई माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने हेतु समझौता किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य मई 2024 में ये हुआ है, ठीक है। ई माइग्रेट परियोजना शुरू की गई मुख्य रूप से उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में जाने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए। अगला देखते हैं। मई 2024 में किस देश ने वर्ष 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता? 2024 से 2026 की समयावधि के लिए भारत ने संभाली है कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता, ठीक। ये है क्या कोलंबो प्रक्रिया? थोड़ा देख लेते हैं। यह एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। किसमें? एशिया के 12 सदस्य देश हैं, ठीक है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसकी स्थापना के बाद से ही कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि कोलंबो प्रक्रिया का भारत संस्थापक सदस्य है तो नहीं है, इसकी स्थापना के बाद से कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। 12 सदस्य देशों में कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम तथा कंबोडिया। तो ये 12 देश इसमें कोलंबो प्रक्रिया में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया है। और इस बायोडिग्रेडेबल पेन को किसने लॉन्च किया है? तो जो बायोडिग्रेडेबल पेन है इसे किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। ये आपने याद रखना है। ये जो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है भारत में लॉन्च हुआ है और किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। लॉन्च पेन का ब्रांड नाम क्या है? ठीक है, लॉन्च पेन का ब्रांड नाम है नोट, नो ऑफेंस टू अर्थ। ठीक है, नोट नाम है इसका, नोट, नो ऑफेंस टू अर्थ। तो ये आपने याद रखना है कि हाल ही में नोट जारी हुआ, ये क्या है? तो ये एक 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। अगला देखते हैं। 4 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम जारी किया गया और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें बीजेपी को सर्वाधिक 245 सीटें प्राप्त हुई और इसमें कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता। तो कितनी बीजेपी को मिली थी? 240 सीटें मिली थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, 74 महिलाओं ने चुनाव जीता है और 17वीं लोकसभा से कम है, ठीक है, इनकी संख्या। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो आगे देखते हैं। इसमें आगे है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है लोकसभा चुनाव से रिलेटेड, वो देख लेते हैं
कि सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, सबसे कम उम्र के शांभवी चौधरी हैं, लोजपा एलजेपी से हैं, समस्तीपुर बिहार से 25 वर्ष। प्रिया सरोज, ठीक है, एसपी मछली शहर उत्तर प्रदेश, 25 वर्ष है उम्र। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के कौसाम्बी से उत्तर प्रदेश। फिर सबसे अधिक उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कौन हैं? टीआर बालू, डीएमके श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु से ये जीते हैं। सबसे अधिक उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार हैं डीआर बालू। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? रकीबुल हुसैन, ठीक है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार हैं रकीबुल हुसैन। कहाँ? धुबरी, असम से। सर्वाधिक नोटा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इंदौर एमपी में सर्वाधिक नोटा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है कौन सी सीटें ने कितनी, मतलब कौन सी पार्टियों ने कितनी सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में। शुरुआत की 3 देख लेते हैं। बीजेपी ने 240, कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, ठीक है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती हैं यहाँ पर। बस फिर आगे देखते हैं। आगे जो हमारे काम का है वो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि मई 2024 में प्रगति 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? प्रगति 2024 कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये प्रगति 2024 28 मई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा? केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा ये कार्यक्रम प्रगति 2024 लॉन्च हुआ है, ठीक है। बाकी आपने एक ये डेट याद रखनी है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और कब ली है? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो 9 जून 2024 को ली है, ठीक है। 9 जून 2024 को शपथ ली है पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है? तो भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस किसने सौंपी है? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा संस्थान। तो भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है भारतीय सेना को, ठीक है। माइलेज कितना है? हाइड्रोजन ईंधन के पूरे 30 किलोग्राम के ऑनबोर्ड टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर का माइलेज है। और इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना और IOCL के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला देखते हैं। 26 मई 2024 को दूरदर्शन किसान DD किसान ने 2 AI एंकर AI क्रश और AI भूमि लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? DD किसान ने लॉन्च किया है। ये एंकर देश विदेश की कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं? तो कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं? 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। AI क्रश और AI भूमि क्या है? ये एक AI एंकर है, ठीक है। लॉन्च करता है दूरदर्शन किसान यानी DD किसान ने इन्हें लॉन्च किया है। और ये एंकर न्यूज़ पढ़ सकते हैं बिना रुके, फिर बिना थके 24 घंटे और 365 दिन, ठीक है। किसान दर्शक इन्हें देख सकेंगे देश के सभी राज्यों में और ये 50 देशी विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आयोजित हुआ है बाली में, ठीक है। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ है? बाली में। और किसके द्वारा? इंडोनेशिया सरकार एवं विश्व जल परिषद के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। मुख्य विषय इसका है साझा समृद्धि के लिए जल, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अब विश्व जल परिषद ये थोड़ा देख लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक मंच संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1996 में। मुख्यालय इसका मार्सिले, फ्रांस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करते हैं विचार। पहला, यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 15 से 19 मई 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें सही हैं। क्या? इंडिया स्किल 2024 भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन 15 से 19 मई 2024 के मध्य कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुआ है? यशोभूमि द्वारका, ठीक है, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ये आपने याद रखना है। अगला है, मई 2024 में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला देख लेते हैं। मई 2024 में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 इस श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC द्वारा जारी की गई। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा देख लेते हैं विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में।
तो किसके द्वारा जारी की जाती है? UNODC के द्वारा, ठीक है, UNODC के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। कौन सा संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है इसका, ठीक है। यह रिपोर्ट वर्ष 2015 से 2021 के मध्य हुए अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जानकारी देती है। रिपोर्ट क्या कहती है कि गैंडा और देवदार वर्ष 2015 से 2021 के बीच वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले पशु तथा पौधों की प्रजातियां हैं। यानी पशुओं में कौन प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा? गैंडा, और पौधों में देवदार। ये आपने याद रखना 2015 से 2021 के बीच में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 8 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। दूसरा है, वर्ष 2023 में चीन विश्व में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में शीर्ष स्थानों पर रहा है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। तो इसमें जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में तीसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जबकि पहले नंबर पर कौन है? चाइना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देश, ठीक है, 2023 की बात की जा रही है। नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर है USA, नंबर 3 पर भारत, नंबर 4 पर जापान और 5 पर जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवाई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया। रफ़ी अहमद किदवाई का जन्म बाराबंकी जिले के किस गांव में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन वैसे RO में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। रफ़ी अहमद किदवाई का जन्म बाराबंकी जिले के किस गांव में हुआ था? मसौली गांव में हुआ था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगला देखते हैं, हाल ही में जारी शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस नामक रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और क्या समयावधि है? 1950 से 2015 की जो समयावधि है वो इसमें देखी गई है। इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गलत है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको गृह मंत्रालय भारत सरकार ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको जारी किया है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 1950 से 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। बाकी अन्य जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट से कि इस रिपोर्ट में 167 देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वहीं 1950 से 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। यह दक्षिण एशियाई देशों म्यांमार के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। भारत में अल्पसंख्यक समूहों मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ठीक है, जबकि जैन और पारसियों की आबादी में गिरावट हुई है। तो ये आपने याद रखना है, पूछ सकते हैं, ऐसे कोड दे देंगे 4 जातियाँ कि किस में वृद्धि हुई है, तो आपने छांटना होगा। जैन और पारसी में क्या हुआ है? गिरावट आई है उनकी आबादी में, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में वृद्धि हुई है, ठीक है, बाकी छोड़ देते हैं। 27 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने अडानी के विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी है, ठीक है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी का विझिंजम पोर्ट। विझिंजम पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल में, ठीक है, विझिंजम पोर्ट कहाँ है? केरल में स्थित है ये आपने याद रखना है। तो इस पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिली है, केंद्र सरकार ने दी है, केरल में है और इसका स्वामित्व किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास, ठीक है, विझिंजम पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगो और आदर्श वाक्य के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य 25 अप्रैल 2024 को अपनाया गया। लोगों के मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। नया आदर्श वाक्य है, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, हिंदी अनुवाद, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। और डी है, नए लोगो और आदर्श वाक्य के डिजाइन के लिए आमंत्रित प्रविष्टियों में से शिवांश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य को प्रविष्टि के विजेता के रूप में चुना गया है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं IHRC यानी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के बारे में, जिसका नया लोगो और आदर्श वाक्य आया है। कब अपनाया गया? 25 अप्रैल 2024 को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन गलत है। तो ये देखते हैं गलत क्यों है। तो नए लोगो और आदर्श वाक्य के डिजाइन के लिए आमंत्रित प्रविष्टियों में
शौर्य प्रताप सिंह, जबकि वहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शिवांश प्रताप सिंह। क्या होगा यहाँ पर, शौर्य प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगों और आदर्श वाक्य को चुना गया है। बाकी बात करते हैं भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। बस इतना ही याद रखना है। अगला है अप्रैल 2024 में छठा, ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो छठवां ICDRI सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये आपने याद रखना है। ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और मोदी ने वर्चुअली, तो PM मोदी ने इसे वर्चुअली रूप से संबोधित किया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, वर्चुअली संबोधित किया है। थीम क्या है, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिजाइलियंट टुमारो, ठीक है। फिर इसकी बात कर लें अगर हम, ICDRI यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना, तो 39 देश और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी स्थापना कब हुई है, 2019 में। इसको बेसिकली ऐसे CDRI बोल सकते हैं। अप्रैल 2024 में किस संगठन ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को लॉन्च किया है, तो जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन है नीति आयोग, सेबी, नाबार्ड, RBI। ज़्यादातर लोग नीति आयोग मार देंगे, लेकिन किसने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने। तो ये आपने याद रखना है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में समलैंगिकों के मामले में किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में, राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा की अध्यक्षता में गठन किया गया है 6 सदस्यीय समिति का। थोड़ा सा देख लेते हैं। समलैंगिकों के मामलों में 6 सदस्यीय समिति गठित हुई है 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने गठित किया है, और किसकी अध्यक्षता में, तत्कालीन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य है समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उनका समुचित हल निकालना, ठीक है। तो राजीव गौबा कमेटी समलैंगिक समुदाय से रिलेट करती है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया गया और यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए शुरू की गई। कौन सा कथन सही है, तो ये तो सही है कि पहली बार घर पर मतदान की सुविधा इस बार शुरू की गई है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा क्या है, यहाँ पर दिया 80 वर्ष से नहीं, जबकि 85 वर्ष से अधिक के लिए ये सुविधा दी गई है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया है, तो बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है, NTPC लिमिटेड ने किया है, ठीक है। NTPC लिमिटेड ने बालिका सशक्ति मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया है। कब किया है, अप्रैल 2024 में। शुभारंभ करता है NTPC लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन करने वाली महारत्न कंपनी है ये। क्या है ये, NTPC की प्रमुख कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। लड़कियों की क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को कम करना है, ठीक है, लैंगिक असमानता को कम करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए टर्निंग 18 और यू और द वन नामक अनूठे अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो टर्निंग 18 और यू और द वन किसने अभियान शुरू किए हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये अभियान शुरू किए थे। अब इन पर विचार करना देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना है, और यू आर द वन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट है कि 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 2024 कोची में संपन्न हुई। भारतवर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। तो कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कोची केरल में हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। तो बस इतना ही है, बाकी आगे देख लेते हैं। आगे है गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु जारी अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो करते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट है कि मार्च 2024 में रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, और इस पुनर्गठन का उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और परीक्षणों की गति बढ़ाना तथा निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है।
जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये बहुत ईजी है और ये एप्लीकेशन बेस्ड है ना। तो यहाँ पर आप सीधे सी मार देना, बिना किसी इफ़ बट के आपने सी मार देना ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पर आपको लैंग्वेज एकदम सीधी दिख रही है। ठीक है। अधिसूचना किसने जारी की है? रक्षा उत्पादन विभाग ने। तो यही इतना था, बाकी अगला देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। तो ये जो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो है ये किसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? भूटान का। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन सही हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा रही। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। 14 से 18 मार्च ये आए, उसके बाद 21 से 22 मार्च मोदी जी चले गए वहाँ। अगला देखते हैं। 16 मार्च 2024 को किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? तो ये देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू हुआ है, देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र। 16 मार्च 2024 को शुरू हुआ है। ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। यह संयंत्र या फैक्ट्री क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री और NMEOOP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है। तो ये आपने याद रखना है, देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई वाहन नीति के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इतना देखने से अच्छा है यहाँ हम सीधे इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ई वाहन नीति की बात करते हैं। 15 मार्च 2024 को स्वीकृति मिली है, केंद्र सरकार ने दे दी है। भारत को ई वाहनों के निर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? जो अनिवार्य न्यूनतम निवेश है वो 4150 करोड़ रुपया है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने हेतु 3 वर्ष और ई वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 मार्च 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। तो ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर कौन है इसके? रामनाथ कोविंद जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, और जबकि राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपी है रामनाथ कोविंद जी ने। तो यही है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन यही हमने कवर किया था। अगला देखते हैं कि 14 मार्च 2024 को भारत और सिंगापुर के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो किस संबंध में हुआ है? विधि एवं विवाद समाधान। ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा कि 14 मार्च 2024 को विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र के में सहयोग से भारत सिंगापुर के मध्य एक समझौता ज्ञापित हुआ है। तो इसमें इतना ही था। अगला क्वेश्चन है कि 14 से 17 मार्च 2024 के मध्य सबसे बड़ा आध्यात्मिक सभा वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन देहरादून में किया गया और इसका मुख्य विषय था इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। ठीक, ये आपने याद रखना है। तो ये जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक सभा है वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है आध्यात्मिक सभा वैश्विक अध्यात्म महोत्सव। ठीक, ये आपने याद रखना है, जिसकी थीम है इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। तो कौन सा कथन सही है? 2, क्योंकि पहला गलत हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़े आध्यात्मिक सभाओं में से एक है। 14 से 17 मार्च 2024 के मध्य कहाँ हुआ है? विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ है? कान्हा शांतिवनम हैदराबाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस द्वारा। ठीक है, मुख्य विषय है इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 मार्च 2024 को, ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं इसलिए पढ़ना बेकार ही है। ठीक है, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल पहल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वोकल फॉर लोकल पहल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सीधे ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा है नीचे सीधे जाके हम देख लेते हैं। वोकल फॉर लोकल पहल, नीति आयोग ने इसे शुरू किया है। वोकल फॉर लोकल पहल 13 मार्च 2024 को शुरू किया है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, ये है इसके शुभारंभकर्ता। ठीक है, यह पहल शुरू की गई है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत। ये पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है?
आकांक्षी ब्लॉकों की आबादी के बीच आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना, उन्हें सतत विकास और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करना। और इस पहल के हिस्से के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत मानचित्रित और समेकित किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, तो ये पीबी शब्द जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर प्रसार भारती है तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तो होगा ही, और दूसरा ये एप्लीकेशन दिया है, तो यहाँ पर सीधे आपने 2 टिक मारना है, कि मतलब 1 और 2 दोनों सही है। फिर आगे छोड़ देते हैं इसको। अगला क्या है वो देखते हैं कि 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो एक तो मार्च में दिखाई है, तो हमारे काम का है नहीं, ठीक है, छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती में इन्होंने किया है कोचरब आश्रम का उद्घाटन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1915 में कोचरब आश्रम, ठीक है, ये स्थापित किया गया था जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। अगला क्वेश्चन है कि 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रही, और सेकंड स्टेटमेंट है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मान लीजिए नॉर्मल टाइप में, मतलब वन लाइनर में, कि किस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रही हैं, और मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर, ठीक है, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में। इस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के 2 जहाज INS तीर और CGS सारथी ने भाग लिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पंजाब। तो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का। बस इतना ही याद रखना है। अगला देखते हैं कि 5 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है स्टेटमेंट कि इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पादन पाइपलाइन की क्षमता 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। यह उत्पाद पाइपलाइन 1212 किलोमीटर लंबी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है, और इस उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद, तेलंगाना से किया है। तो कहाँ से? ये डी इसमें सही नहीं है। और इन्होंने कहाँ से किया है? यहाँ पर देखिए लिखा है कि उद्घाटन और हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में हुआ है, इसलिए तेलंगाना गलत है यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है मार्च 2024 में शुरू की गई एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी अदिति योजना। ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना का शुभारंभ किया। दूसरा है, इस योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया। इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 40 डीप टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकसित करना है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। अब कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा या सारे? तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा, चौथा। अब इसमें तीसरा सही नहीं है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। तो अदिति योजना के बारे में है, 4 मार्च 2024 को इस योजना को शुरू किया गया है,
और किस लिए स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, शुभारंभ किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और बाकी ये तो स्टेटमेंट की इसके तहत क्या होगा, रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 2023-24 से 2025-26 तक इसकी अवधि रहेगी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या है कि प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। ठीक है, यहाँ पर कितनी दी है? यहाँ पर 40 दी है, तो इसलिए यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर कितनी? 30 डीप टेक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 मार्च 2024 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा और अन्य स्टेक होल्डर के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले त्रिपुरा के संस्थापक का क्या नाम है? इनका नाम है प्रद्युत देव वर्मा। ठीक है, प्रद्युत देव वर्मा इनका नाम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में कितना व्यय किया गया है? अब इतना तो पूछेंगे नहीं, 7200 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। इसको डिटेल में भी देखने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने शुरू की है नीति फॉर स्टेट। ठीक है, एक व्यापक डिजिटल पहल है, मार्च 2024 में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक या सशक्त बनाने होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों का बेसिन प्रबंधन करने हेतु 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विकल्प में बेसिन प्रबंधन करने हेतु शामिल 6 नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, पेरियार। तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? ब्रह्मपुत्र शामिल नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मध्य समझौता 28 फरवरी 2024 को और किस लिए? 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग हेतु। अब ये 6 नदियाँ कौन सी हैं ये आपने देखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार। ठीक है, उत्तर भारत की कोई नदी इसमें नहीं है। अब किसे जिम्मेदारी दी गई है? जैसे नर्मदा बेसिन प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे दी गई है? आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर को। गोदावरी की किसको दी गई है? आईआईटी हैदराबाद और नीरी नागपुर को। महानदी की आईआईटी रायपुर और आईआईटी राउरकेला को। कृष्णा बेसिन प्रबंधन की एनआईटी वारंगल और एनआईटी सूरतकल को। कावेरी बेसिन प्रबंधन आईआईएससी बेंगलोर और एनआईटी त्रिची। ठीक है, ये कावेरी बेसिन प्रबंधन। और पेरियार की जो दी गई है वो आईआईटी पालक्काड और एनआईटी कालीकट। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि 27 फरवरी 2024 को भारतीय सेना में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया। इस मॉड्यूलर ब्रिज को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूर्बो के सहयोग के साथ मिलकर विकसित किया है। तो क्या सही है? दोनों सही हैं। ठीक है, 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज 27 फरवरी 2024 को शामिल हुआ और डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि सुदर्शन सेतु के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए 25 फरवरी 2024 को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ठीक है, 25 फरवरी को किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। और इस पुल की लंबाई लगभग 3.25 किलोमीटर है। ये गलत है। कितनी लंबाई है इसकी? 2.32 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, और यह सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के अंतर्गत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने हेतु मंजूरी प्रदान की। इन 3 इकाइयों में 2 सेमीकंडक्टर इकाई किस राज्य में लगाई जाएंगी? तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ लगाना है और इन 3 में से 2 कहाँ लगाई जाएंगी? 2 लगाई जाएंगी गुजरात में। ठीक है, 2 गुजरात में लगाई जाएंगी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर हाईलाइटेड टॉपिक है। 29 फरवरी 2024 को मंजूरी मिली भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ जो स्वीकृत हैं उन्हें देख लेते हैं। एक तो 50,000 WFSM क्षमता वाला सेमीकंडक्टर फैब,
तो TEPL यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प PSMC के साथ गुजरात के धोलेरा में, ठीक है, एक तो गुजरात के धोलेरा में है, दूसरी असम में है, दूसरी कहाँ है, असम में है, और असम के मोरीगांव में, और तीसरी भी है गुजरात के साणंद में, ठीक है, तीसरी गुजरात के साणंद में, यानी जो 3 लग रही हैं उसमें से 2 गुजरात में और 1 असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यालय भारत में होगा। इस अलायंस को वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। और चौथा है स्टेटमेंट, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अब इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें चारों कथन सही हैं। यहाँ पर देखते हैं डिटेल। तो 29 फरवरी 2024 को मंजूरी मिली है। मुख्यालय इसका भारत में होगा। 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शामिल किया गया। अब 7 बिग कैट में शामिल क्या है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, जो कि प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 50वें खजुराहो, ठीक है, 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इस महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नृत्यों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है, 1, 3, 2, 3, 1 और 2 या सभी। तो 1 और 2 इसमें सही हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी बात की जा रही है, यहाँ पर लिखा है इस महोत्सव यानी खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1972 में हुई है, जबकि कब शुरू हुआ ये 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है। बाकी देखें इसकी, तो 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य ये आयोजित हुआ और कहाँ, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा। और इस महोत्सव की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस वर्ष के महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नृत्यकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। विकल्प में कौन सा समर्पित किए गए एम्स में शामिल नहीं है, ये जो 5 हैं इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन इज एम्स राजकोट, एम्स लुधियाना, एम्स कल्याणी और एम्स मंगलगिरी। कौन सा नहीं है, एम्स लुधियाना इसमें नहीं है। तो ये जो 5 एम्स हैं जिनके लिए इन्होंने समर्पित किया राष्ट्र को, वो कौन से हैं, एक तो राजकोट गुजरात में, दूसरा पंजाब में है कौन सा, भटिंडा, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 हैं। प्रश्न है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित NTPC के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के, ठीक है, तो ये लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और NTPC के द्वारा लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण की आधारशिला रखी। तो किस जिले में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में, रायगढ़ में ये इसकी आधारशिला रखी गई है NTPC के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। गति शक्ति अनुसंधान पीठ पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये फैक्चुअल जानकारी हो गई और यहाँ पर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत आपको नॉर्मल लगेगा पढ़ने में, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी गुजरात में कितनी राशि, ये वाहियात क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई
और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो 50वें व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो ये 50वें हैं इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाल कृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति होंगे और ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। तो भारत रत्न शुरू कब से हुआ है? 1954 से शुरू हुआ है और इस बार बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर उन्हें भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, दोनों इसमें सही हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण एश 2021-22 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है? अब इसमें दोनों सही है, थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है, पढ़ेंगे पूरा तो याद होगा। देखते हैं। 25 जनवरी 2024 को, एक तो ये बहुत पुराना है तो दिसंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इसके द्वारा जारी हुआ है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं वो देखते हैं कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया, जो कि कितना था उससे मतलब है नहीं। महिला नामांकन 2020-21 में 2.1 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ही है। इसकी PDF दूंगा तो आप इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ जनवरी का है यार, तो पॉसिबल नहीं है कि दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए जो 6 महीने होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम से 6 महीने ऊपर, है ना, जुलाई से लेके। फिर आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर वन लाइनर में दे दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं कि सितंबर 2024 में सातवां सुरक्षा रणनीतियाँ सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 17 सितंबर 2024 को गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस देश के मोनास विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके? मोनास विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ आयोजित हुई है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में आयोजित हुई है भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी। सितंबर 2024 में 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 से 21 सितंबर 2024 को दूसरा, ठीक है, कौन सा? दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। सितंबर 2024 में भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, ठीक है, गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ भारत की ये जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये पहली बैठक की बात हो रही है, कहाँ आयोजित हुई है? रियाद में। ठीक है, रियाद में हुई है भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। अगस्त 2024 में भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला देखते हैं। अगस्त 2024 में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिर अगस्त 2024 में चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, तो वहाँ पर आयोजित हुई है। अगला देखते हैं। 27 से 28 अगस्त 2024 के मध्य 12वीं भारत दक्षिण अफ्रीका नौसेना स्टाफ वार्ता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। 11 अगस्त 2024 को किसने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की हैं? किसने की हैं? नरेंद्र मोदी PM ने की हैं। तो ये आपने याद रखना, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की संख्या कितनी है? 109 किस्में इनकी जारी हुई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? तो कौन से 2 राज्य हैं जहां मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? कर्नाटक और केरल। ठीक है। फिर है 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ ग्रेटर नोएडा, तो यूपी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। 29 जुलाई 2024 को रक्षा क्षेत्र ICT सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर आगे देखते हैं। तीसरा, ठीक है, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया गया।
जुलाई 2024 में किस राज्य में एक पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो और किस कृषि संस्थान ने भारत में अपनी तरह के पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के विकास की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक MOU साइन किया है? तो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किया है। जुलाई 2024 में 7वीं भारत जापान चिकित्सा उत्पाद विनियामक संगोष्ठी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 से 5 जुलाई 2024 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा, ठीक है, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। आगे देखते हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है नेटफ्लिक्स इंडिया और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा है? श्रीनगर है। ठीक है, व्यापार एवं निवेश पर भारत कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर आगे देखते हैं। जून 2024 में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? ठीक है, ये याद रखना आपने। पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका क्या नाम है? नक्षत्र सभा, तो ये किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। 27 मई 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है ये? बेंगलोर में। 20 से 24 मई 2024 के मध्य साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। ठीक है, मई 2024 में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हल्दिया में। फिर अगला क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को किसके द्वारा भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसने मान्यता दी है? राष्ट्रमंडल सचिवालय ने मान्यता दी है। 22 अप्रैल 2024 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु, ठीक है, सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कंबोडिया के साथ। भारत और पेरू के बीच व्यापार संधि वार्ता का 7वां दौर कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिर अगला है चौथा, ठीक है, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा है तो इनको कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये कि मार्च 2024 में भारत और ब्राज़ील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, मार्च 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी है? तो कहाँ पर? गुजरात विश्वविद्यालय में ये मान्यता मिली है। USA वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा पहले USA भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2024 में। वाहियात क्वेश्चन। देश का पहला सरकारी OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ये याद रखना है, ठीक है, ये पहला है। तो देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम है इसका, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर मतलब जो करंट अफेयर्स था, ठीक है, उसको हमने MCQ फॉर्म में देख लिया है। अब जो रहा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर में थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, जैसा इस पर रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा।